ये इमरजेंसी सिचुएशन है। आई रिपीट, ये इमरजेंसी सिचुएशन है। सिर्फ कुछ मील और फ्लाई कीजिए, एयरपोर्ट अब नजदीक ही है। कैबिन में आग लगी है, हमें हर हाल में इसी समय लैंड करना होगा। एटीसी और फर्स्ट ऑफिसर के बीच हुआ ये कन्वर्सेशन किसी के भी होश उड़ा सकता है। और अनफॉर्चुनेटली ये कोई इमेजिनरी स्टोरी नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है जो आज से 26 साल पहले घटी थी। अटलांटिक ओशन के ऊपर से उड़ रहे एक पैसेंजर प्लेन में अचानक से आग लग जाती है और प्लेन में मौजूद 229 लोगों पर मौत का खतरा मंडराने लगता है। अब आगे इस प्लेन के साथ क्या होता है और इन 229 लोगों की जान बच पाती है या नहीं, ये कहानी है स्विस एयर फ्लाइट 111 की, जिसे जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही हमारा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, ताकि हम ऐसी कमाल की स्टोरीज आप तक लाते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2 सितंबर 1998 का वो दिन न्यूयॉर्क अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शाम के करीब 7 बजे एक पैसेंजर प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार हो रहा होता है। स्विस एयर एयरलाइन की इस फ्लाइट 111 को न्यूयॉर्क से जिनेवा स्विट्जरलैंड के क्वांट्रेन एयरपोर्ट पर पहुंचना था, जो एक 8 घंटे की लंबी फ्लाइट थी। इस फ्लाइट के लिए 7 साल पुराने MC डोनाल्ड डगलस MD-11 प्लेन का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो उस टाइम एक पॉपुलर प्लेन हुआ करता था। दरअसल इस प्लेन में फर्स्ट और बिजनेस क्लास पैसेंजर्स की सीट में इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम लगा हुआ था, जिसकी वजह से ये काफी पॉपुलर हुआ था। इस सिस्टम की हेल्प से पैसेंजर्स इंटरनेट और अपनी पसंद की मूवीज और गेम्स वगैरह का आनंद उठा सकते थे, जो उस समय बहुत एडवांस चीज थी। और स्विस एयर दुनिया की उन चुनिंदा एयरलाइंस में से एक थी जिसने अपनी फ्लाइट्स में इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। फ्लाइट की कमान 49 साल के कैप्टन उर्स जिमरमैन के हाथों में थी, जिनके पास 10,800 घंटों का फ्लाइंग टाइम एक्सपीरियंस था, और इसमें 900 घंटों का एक्सपीरियंस उन्होंने MD-11 प्लेन को फ्लाई करते हुए हासिल किया था। स्विस एयर में करियर शुरू करने से पहले उर्स जिमरमैन एयरफोर्स में फाइटर पायलट भी रह चुके थे। उनके अलावा कैबिन में फर्स्ट ऑफिसर के तौर पर 36 साल के स्टीफन लो मौजूद थे, जिन्हें 4,800 घंटों का फ्लाइंग एक्सपीरियंस हासिल था। और उर्स जिमरमैन की तरह ही स्टीफन लो भी स्विस एयर को ज्वाइन करने से पहले एयरफोर्स सर्व कर चुके थे। दोनों पायलट्स के अलावा इस फ्लाइट में 12 फ्लाइट अटेंडेंट्स भी मौजूद थे। समय रहते ही इस प्लेन में 215 पैसेंजर सवार होते हैं, और इसके साथ ही रिफ्यूलिंग करने के बाद प्लेन को पुश बैक करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। धीरे धीरे करके प्लेन रनवे तक पहुंचता है और पायलट्स इसके इंजन फायर कर देते हैं। कुछ ही पलों में टैक्सिंग स्टार्ट हो जाती है और प्लेन रनवे पर तेजी से दौड़ते हुए 8:18 पर टेक ऑफ कर जाता है। टेक ऑफ करने के 15 मिनट बाद जैसे ही फ्लाइट अपने क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पर पहुंचती है, प्लेन में कंप्लीट रेडियो ब्लैकआउट हो जाता है, जो 13 मिनट तक रहता है। शुरुआत में पायलट्स को लगता है कि प्लेन के रेडियो सिस्टम में कुछ बड़ी गड़बड़ी हुई है, लेकिन बाद में उन्हें रियलाइज होता है कि असल में उन्होंने गलत रेडियो फ्रीक्वेंसी इंसर्ट कर दी थी। इसके बाद तकरीबन आधे घंटे का सफर बड़े ही आराम से और बिना किसी परेशानी के बीतता है। लेकिन टेक ऑफ करने के 52 मिनट बाद यानी रात 10:10 पर जब प्लेन 33,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तो पायलट्स को अचानक से कॉकपिट में कुछ जलने की बू महसूस होती है। कंफर्म करने के लिए कैप्टन एक फ्लाइट अटेंडेंट को कैबिन में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या उसको भी कुछ जलने और धुएं की बू आ रही है। फ्लाइट अटेंडेंट कंफर्म करती है कि उसको भी ये स्मेल आ रही है। कंफर्म होते ही कैप्टन उसको एयर कंडीशनिंग वेंट्स को बंद करने का ऑर्डर देते हैं। दरअसल उस जमाने में कमर्शियल प्लेन के अंदर एयर कंडीशनिंग वेंट से थोड़ा बहुत धुआं निकलना नॉर्मल माना जाता था,
ऐसे में कैप्टन को लगता है कि ये जलने की बू इन्हीं वेंट से आ रही होगी और इसलिए वो इन्हें बंद करवा देते हैं। वेंट्स के बंद होते ही जलने की गंध व धुआं दोनों कॉकपिट से गायब हो जाते हैं। हालांकि ऐसा सिर्फ 2 मिनट के लिए होता है, क्योंकि 2 मिनट बाद कॉकपिट एक बार फिर जलने की गंध और धुएं से भरने लगता है। अब कैप्टन को यह महसूस होता है कि प्लेन में वाकई कोई बड़ी गड़बड़ हुई है। ऐसे में दोनों पायलट्स मॉन्कटन एटीसी को पैन 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 कॉल करने का निर्णय लेते हैं। बता दें कि पैन 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 कॉल का मतलब ये बताना होता है कि प्लेन में कोई बड़ी गड़बड़ी हुई है। हालांकि फिलहाल प्लेन सुरक्षित है और इमरजेंसी सिचुएशन नहीं आई है। मौके की नज़ाकत को देखते हुए फ्लाइट 111 का क्रू डाइवर्जन लेकर बोस्टन के लोगन एयरपोर्ट में लैंड करने का डिसीजन लेता है, जो उनकी लोकेशन से सिर्फ 234 मील दूर था। कैप्टन इसके लिए एटीसी से बात करते हैं और बोस्टन में लैंड करने की परमिशन मांगते हैं। एटीसी की तरफ से जानकारी चेक करने के बाद कैप्टन को बोस्टन की जगह हैलिफैक्स स्टैनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करने का सुझाव दिया जाता है। हालांकि हैलिफैक्स उनके प्लेन से सिर्फ 67 मील की दूरी पर था। कैप्टन इस डिसीजन को लेने के लिए कुछ सेकंड्स का समय लेते हैं और कुछ ज़रूरी चेक्स करके वो हैलिफैक्स में लैंड करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। इसके बाद मॉन्कटन एटीसी फ्लाइट 111 को गाइड करने की जिम्मेदारी हैलिफैक्स टर्मिनल एटीसी को सौंप देते हैं। हैलिफैक्स में लैंड करने के लिए एटीसी की कमांड को फॉलो करते हुए पायलट्स अब प्लेन को नीचे लाना शुरू कर देते हैं। फ्लाइट 111 को हैलिफैक्स एयरपोर्ट के रनवे 06 पर लैंड करना था, जिसके लिए एटीसी उन्हें 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर आने के लिए कहता है। पर बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस होने की वजह से पायलट्स को एटीसी की ये बात ठीक से सुनाई नहीं देती है। एटीसी को कई बार अपनी बात रिपीट करनी पड़ती है, जिसमें कुछ सेकंड्स का समय जो बहुत ज़रूरी था वो खराब हो जाता है। इससे हमें समझ आता है कि ऑनलाइन कन्वर्सेशन का क्लियर और सटीक होना कितना महत्वपूर्ण होता है, फिर चाहे बात फ्लाइट्स की हो या फिर ऑफिस में होने वाली ऑनलाइन मीटिंग्स की। और आपको इस तरह के डिस्टरबेंस या कनेक्शन फेलियर का कभी सामना ना करना पड़े, इसके लिए मैं हमेशा बिग पासपोर्ट के USB हेडफोन सजेस्ट करता हूँ। इनफैक्ट अभी भी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं वो भी बिग पासपोर्ट के हेडफोन से ही आ रही है। आपकी ज़रूरत चाहे जो भी हो, जैसे आपको ऑनलाइन मीटिंग्स अटेंड करनी हो, जॉब के लिए इंटरव्यू देना हो या फिर गेमिंग करनी हो, बिग पासपोर्ट के हेडफोन्स आपको कभी निराश नहीं करते हैं। हेडफोन्स के अलावा बिग पासपोर्ट के हाई क्वालिटी वेबकैम्स और ब्लूटूथ हेडफोन्स भी काफी पसंद किए जाते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। और खास आपके लिए स्पेशल कूपन कोड भी रखा है, जिससे आप एक्सक्लूसिव डिस्काउंट का लाभ उठा पाएंगे। खैर चलिए अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। तो एटीसी द्वारा फ्लाइट 111 को 3000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर लाने की बात कही जाती है, लेकिन लैंडिंग के लिए कैबिन रेडी ना होने की वजह से पायलट्स प्लेन को 8000 फीट के ऑल्टीट्यूड पर रखना प्रेफर करते हैं। यहीं पर एटीसी उन्हें बताता है कि अब उनका प्लेन लैंड करने से सिर्फ 30 मील की दूरी पर है। इस पर क्रू की तरफ से जवाब दिया जाता है कि 30 मील बहुत कम है, उन्हें ऑल्टीट्यूड कम करने के लिए इससे ज्यादा थ्रेशोल्ड की जरूरत पड़ेगी। इसके साथ ही प्लेन को लैंड कराने के लिए क्रू एटीसी से फ्यूल डंप करने की भी परमिशन मांगता है। क्रू की इस रिक्वेस्ट पर हैलिफैक्स एटीसी प्लेन को सेंट मार्गरेट्स बे की तरफ टर्न करवा देता है, क्योंकि इस इलाके में फ्यूल को डंप करना सेफ था। और इस तरह से आगे बढ़ने पर पायलट्स को भी एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए 40 मील का रास्ता मिल जाता है। क्रू के पूछने पर एटीसी की तरफ से बताया जाता है कि उनको प्लेन का फ्यूल समुद्र तट से 10 मील की दूरी पर डंप करना है। ये मैसेज कॉपी करके पायलट्स प्लेन को 10,000 फीट की ऊंचाई पर मेंटेन करके हैलिफैक्स की तरफ बढ़ जाते हैं। इसी बीच अननोन ओरिजिन से आने वाले धुएं के बारे में लिखी गई स्विस एयर चेकलिस्ट को फॉलो करते हुए प्लेन का क्रू कैबिन की पावर को ऑफ कर देता है, जिसमें कैबिन की सीलिंग में लगे रीसर्कुलेटिंग फैंस भी बंद हो जाते हैं। ऐसा होते ही ऑटो पायलट डिस्कनेक्ट हो जाता है, जिसके बारे में फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को इन्फॉर्म करता है
और उन्हें बताता है कि उन्हें अब ये प्लेन मैन्युअली फ्लाई करना होगा। इस पर एटीसी की तरफ से उन्हें 5000 से 12000 फीट के बीच फ्लाई करने की परमिशन दे दी जाती है। ये कॉन्वर्सेशन पूरी होते ही कैबिन में लगी आग फर्स्ट ऑफिसर की सीट के ठीक पीछे पहुंच जाती है। आग देखकर कैबिन में अफरा तफरी मच जाती है और फर्स्ट ऑफिसर फुल इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं। फर्स्ट ऑफिसर एटीसी को बताते हैं कि उन्हें फ्यूल डंप करके तुरंत लैंडिंग करनी होगी। कुछ देर बाद एटीसी क्रू से कहता है कि फ्लाइट 111 अब आप अपना फ्यूल डंप कर सकते हैं। लेकिन कई बार अपनी बात दोहराने के बाद भी एटीसी को फ्लाइट 111 से कोई रिस्पॉन्स रिसीव नहीं होता, क्योंकि आग की वजह से प्लेन का ट्रांसपॉन्डर फेल हो चुका होता है और अब इस प्लेन को सिर्फ रेडार की हेल्प से ट्रैक किया जा सकता था, जिसमें प्लेन के ऑल्टीट्यूड की कोई जानकारी एटीसी को नहीं मिलने वाली थी। करीब 10:30 बजे प्लेन के इंजन में आग लगने का अलार्म बजता है, जिसे सुनकर फर्स्ट ऑफिसर उस इंजन को बंद कर देते हैं। लेकिन उनके ऐसा करने की वजह से प्लेन के थ्रस्ट में इम्बैलेंस हो जाता है, जिससे प्लेन दाईं तरफ झुकने लगता है। इस समय प्लेन के कैबिन में धुआं पूरी तरह भर चुका था और पायलट्स को सामने कुछ नजर नहीं आ रहा था। साथ ही ऑटो पायलट भी काम नहीं कर रहा था, जिससे कि वो एयरपोर्ट की तरफ नेविगेट कर पाएं। ऐसे में पायलट्स अंदाजे से ही प्लेन को नीचे लाते हुए आगे की तरफ बढ़ाना जारी रखते हैं। हालांकि उन्हें इस बात का जरा भी अनुमान नहीं होता कि वो एयरपोर्ट नहीं बल्कि समुद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। कोई विजुअल रेफरेंस ना होने की वजह से पायलट्स के पास अंधेरे में तीर चलाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। आगे मौजूद खतरे से अनजान, दिल में जिंदा रहने की उम्मीद लिए पायलट्स प्लेन को उसी दिशा में बढ़ाते जाते हैं। लेकिन तभी 10:31 पर एक तेज धमाके के साथ प्लेन के परखच्चे उड़ जाते हैं और हर तरफ शांति छा जाती है। असल में ये प्लेन 555 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अटलांटिक महासागर में नोवा स्कॉटिया, कनाडा के सेंट मार्गरेट्स बे के पास क्रैश हो जाता है और मौके पर ही प्लेन में मौजूद सभी 229 लोगों की जान चली जाती है। अब सबसे बड़ा सवाल ये रह जाता है कि इस प्लेन में आखिर आग लगी कैसे। इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और उसमें जो सामने आता है उसे जानकर सबके होश उड़ जाते हैं। दरअसल इस प्लेन में ये आग उसी एंटरटेनमेंट सिस्टम के हीट होने की वजह से लगी थी जो स्विस एयर फ्लाइट्स का सबसे अट्रैक्टिव फीचर था। जांच में ये पाया गया कि इस एंटरटेनमेंट सिस्टम को ठंडा रखने के लिए किसी तरह की एंटी हीटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था और इसी छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया। इन्वेस्टिगेशन में यह भी सामने आया कि कैबिन की पावर को ऑफ करना ठीक नहीं बल्कि खराब डिसीजन था, क्योंकि इसकी वजह से कैबिन में हीट और धुआं और भी ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा था। इस हादसे ने सिर्फ स्विस एयर को ही नहीं बल्कि दुनिया भर की एयरलाइंस को कई सबक सिखाए और उनके अकॉर्डिंग दुनिया भर के प्लेन्स व उनके एंटरटेनमेंट सिस्टम में कई बदलाव किए गए। लेकिन इस सब के बावजूद उस दुख को कभी नहीं भुलाया जा सका जो इस हादसे की वजह से मिला। और आज हम भी इस प्लेन के क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों की आत्मा को शांति मिलने की प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।